नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है ठेस। कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता। क्या होगा उसे को बुलाकर? उसके मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ। धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है इस सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा। बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने में से पहले मैं मां को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही मां हुलस कर कहती, अरे आओ सिरचन, आज नैनू मत रही हूं, तुम्हारी याद आ गई। घी की डाड़ी के साथ चूड़ा तुमको पसंद है ना बहुत। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है, मोती की शीतल पार्टी लेनी है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, अरे घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहां मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वहां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज कपाली में दर्द सा माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब इस गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज
या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोग की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से डब्बे से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मझली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती तो मोहर छाप वाली धोती देने से भी अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर वाली छाप धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, अफसर। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी ना, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारे। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढीला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर मां के पास गया। मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? मां रसोई घर में के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहां कहां क्या क्या देखूं। अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया में नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। मां की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौंहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर चढ़ेगा ही, किसी के नैयर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझली भाभी मां की दुलारी बहू है। मां तमक कर बाहर गई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं की बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो।
सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक फंदे में डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में जब भेज रही थी, चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सिरचन का पान खाते देख अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखा कर कहा, अरे छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का दमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक ठुकाया, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुंह झौसे के मुंह में लगाम है न आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिल जाएंगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं। हाँ। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले में खरीद कर भेजू दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी मां ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर करूंगा क्या? क्या कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट कर आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता मानू। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही थे। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, ओ बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहां है? एक बार देखूं जरा। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा? मानू इतना ही बोल सकी।
खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। हाँ, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो ये थी छोटी सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की, जिसका नाम था ठेस। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक होती है। अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।